हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवीएन एड। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट थर्ड। ठीक, तो लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो नेशनल असेंबली थी, ठीक, उसे क्या मिल गया था, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिल गए थे। ठीक, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट बन गई थी। ठीक, एक गवर्नमेंट की ऑफिशियल बॉडी बन गई थी और उसने क्या किया था, उसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट कर दिया था। ठीक, ये हमने पढ़ा था। तो पार्ट थ्री में हम पढ़ेंगे कि जो उसने वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो कुछ रूल्स बनाए थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर उसने ऐसा बनाया क्या। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक, फ्रेंच क्या बन गया, एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। ठीक, अब संवैधानिक भी राजतंत्र भी। ठीक, इसका मतलब क्या था कि वो अब राजा तो होगा, जो हमारा मोनार्क था वो तो होगा, साथ ही साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी रहेगी जिसको नेशनल असेंबली कहा गया। ठीक, तो इसने क्या किया, इसने कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिख के इसने 1791 में पूरा तैयार कर दिया। ठीक, इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। जो हमारा सम्राट था, ठीक, इसका मेन उद्देश्य था, जो हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसका मेन उद्देश्य ये था कि जो राजा का जो पावर है उसको कम कर दिया जाए। ठीक, और जो पावर है वो एक हाथ में ना रख कर, ठीक, एक हाथ में ना रख के वो क्या कर दिया जाए, वो बांट दिया जाए डिफरेंट इंस्टीट्यूट को, जो कि अभी भी इंडिया में फॉलो होता है, जो कि क्या है, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो हमारे यहाँ भी यही होता है। हमारे यहाँ क्या है, जो संस्था में बांटी गई, विधायिका, हिंदी में बोले तो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। ठीक, तो इन इन तीनों को अलग अलग राइट्स दिए गए, पावर्स को बांटा गया। ठीक, और यही क्या बना दिया, फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया। ठीक, तो ये पॉइंट में ये एक्सप्लेन था। ठीक, तो इस पैराग्राफ में हम पूरा समझेंगे जो नया सिस्टम आया था उसको क्या किया, उसमें क्या था। बेसिकली नए सिस्टम में क्या किया गया, जो पूरा फ्रांस का समाज था, ठीक, उसमें क्या किया गया, उसमें दो तरह के लोग थे। ठीक, मेनली दो तरह के। पहले क्या थे, पहले पैसिव सिटीजन्स थे। ठीक, और दूसरे क्या, दूसरे को एक्टिव सिटीजन्स बोला गया। ठीक, हिंदी में बोले तो निष्क्रिय। ठीक, निष्क्रिय नागरिक और सक्रिय नागरिक। ठीक, तो अब ये किस आधार पे किसी को बोला गया कि एक्टिव सिटीजन है, किस आधार पे बोला गया कि वो पैसिव सिटीजन है, निष्क्रिय नागरिक है। उनको बोला गया कि जो एक्टिव सिटीजन्स हैं वो कम से कम इतना टैक्स पे करते हो जो कि बराबर हो किसी लेबर के, किसी मजदूर के 3 डे के सैलरी के बराबर, 3 डे की जो मजदूरी आती है उसके बराबर हो। तो आप समझ सकते हो कि जो एक्टिव सिटीजन थे उनमें मेनली अमीर लोग आते थे। ठीक, ज़्यादा भी अमीर नहीं, मतलब फिर भी इसमें अमीर लोग थे, और जो बाकी जो गरीब लोग थे उनको तो वोट देने का अधिकार ही नहीं था। ठीक, अगर आपको थोड़ा नेशनल असेंबली याद हो तो आपको स्टार्टिंग में पता होगा कि नेशनल असेंबली कहाँ से बना था। ये बना था जो मिडिल क्लास में जो अमीर लोग थे। ठीक, जो थर्ड स्टेट में भी जो कुछ अमीर लोग थे, मिडिल क्लास में नहीं, सॉरी, थर्ड स्टेट में भी जो अमीर लोग थे उनसे नेशनल असेंबली बना। तो नेशनल असेंबली का ज़्यादातर फोकस ये रहता था, जो अमीर लोग हैं, ठीक, थर्ड स्टेट के, उनके पास ज़्यादा पावर, इसलिए उन्होंने ये सिस्टम बनाया एक्टिव और पैसिव सिटीजन का, जहाँ पे उन लोगों ने इस आधार पर लोगों को बांटा। ठीक, और ये लोग कितने थे, ये लोग पॉपुलेशन ऑफ 4 मिलियन थे। ठीक, 28 मिलियन लोगों में से केवल ये 4 मिलियन थे। ठीक, अब ये क्या होते थे, जो ये एक्टिव सिटीजन थे, जो सक्रिय नागरिक थे, ठीक, ये वोट देते थे। ठीक, ये वोट देते थे इलेक्टर्स को। ठीक, इलेक्टर्स को वोट देते थे। ठीक, इलेक्टर्स को वोट देते थे, और इलेक्टर्स के लिए, इलेक्टर्स ऐसा नहीं कि कोई भी इलेक्टर्स बन सकता था। ठीक, इसके लिए भी इलेक्टर्स बनने के लिए भी आपको जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते थे, ठीक, जो हाईएस्ट पेयर थे, ठीक, टैक्स पेयर थे, उनको ये इलेक्टर्स बोला गया। ठीक, अब ये जो एक्टिव सिटीजन थे ये वोट देते थे और ये चुनते थे कितने लोगों को, ये चुनते थे
50,000 आदमियों को चुनते थे। एक और बात, ये एक्टिव सिटीजन्स में औरतें नहीं थी, ठीक? तो अभी भी आप देख सकते हो औरतों को राइट्स नहीं मिल रहा है, ठीक? तो अभी भी ये पूरा सही तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो थोड़ा बहुत जहाँ पे कुछ नहीं था वहाँ पे ये इतनी चीज़ें आने लगी, ठीक? तो ये इलेक्टर्स हो गया। तो इलेक्टर्स ने क्या किया, इलेक्टर्स फिर वोट देते थे। ये जो 50,000 चुने गए थे एक्टिव सिटीजन, ये फिर वोट देते थे और ये अपने में से ही 745 मेंबर्स को चुनते थे जो नेशनल असेंबली होती थी, ठीक? और नेशनल असेंबली कंट्रोल करती थी राजा के पावर्स का, ठीक? राजा भी इन पे वीटो लगा सकता था, ठीक? और नेशनल असेंबली मिनिस्टर्स पे भी कंट्रोल रखती थी, ठीक? तो ये पूरा डेमोक्रेटिक बनाया गया। और साथ में साथ इधर जो ये एक्टिव सिटीजन थे ये वोट देके जो जुडिशरी थी, ठीक? हमारे जज को भी ये लोग चुनते थे वोट देके, ठीक? तो इससे जो गरीब लोग थे वो काफ़ी नाखुश थे, इसीलिए एक अलग ही ग्रुप्स और क्लब्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसके बारे में आप नेक्स्ट पार्ट में पढ़ोगे, इस पार्ट में नहीं। इस पार्ट में बेसिकली आपका ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक? तो अब इस पॉइंट में कुछ रह नहीं गया उतना इम्पोर्टेंट, ठीक? इनकी जो एक्टिव सिटीजन्स की एज थी वो आप देख सकते हो 15 ईयर्स थी, ठीक? तो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक? वो बहुत ढेर सारे अच्छे-अच्छे डिक्लेरेशन से भरा हुआ था, ठीक? बहुत अच्छी-अच्छी घोषणाओं से भरा हुआ था जो कि आदमियों के और सिटीजन्स के राइट पे बातें करती थी, राइट टू लिव और फ्रीडम ऑफ स्पीच कि आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक? फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, ठीक? इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक? न्याय सबके लिए बराबर हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, ठीक? यहाँ लेकिन आप देख सकते हो कैसे वोटिंग के मामले में गरीब लोगों को पीछा कर दिया गया, ठीक? तो ये सारे लॉज़ को नेचुरल और इनएलिएनेबल बनाए गए। अब इसका मतलब क्या होता है नेचुरल की, मतलब कि ये बहुत ही नेचुरल था, ये जन्मजात था और मतलब जन्म से ही मिल जाएगा, ठीक? और इसको कोई अलग नहीं कर सकता। इनएलिएनेबल का मतलब कोई इनको अलग नहीं कर सकता, कभी भी चाहे तो इनको अलग नहीं किया जा सकता। ये कुछ बातें उसमें की गई थी, ठीक? तो इट वाज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट। और हाँ, ये क्या था कि ये अब स्टेट की ड्यूटी हो गई थी। स्टेट मतलब गवर्नमेंट की ड्यूटी हो गई थी कि वो प्रोटेक्ट करेगा कि उनके सिटीज़न का जो नेचुरल राइट है, वो कहीं छीना तो नहीं जा रहा है, ठीक? तो वो भी स्टेट का ही ड्यूटी, ठीक? तो आप ये एक पेंटिंग देख सकते हो जो कि बनाया गया था, ठीक? इस पेंटिंग में काफ़ी कुछ सिम्बलाइज़ करने की कोशिश करी गई थी। ठीक, ये क्या था बेसिकली, ये जो राइट्स थे, डिक्लेरेशन थी, जो लोगों के अधिकार थे, उनका ये पूरा पेंटिंग था और आपको ये फ्रेंच भाषा में आपको लिखा हुआ दिखता हो, ठीक? तो इसमें जो पढ़े-लिखे लोग थे, वो तो ये पढ़ सकते थे, लेकिन जो अनपढ़ लोग थे, वो क्या करते, तो कुछ-कुछ सिंबल्स बनाए गए जो कि कुछ-कुछ अलग-अलग चीज़ें रिप्रेजेंट करती थी। सबसे पहले इन सिंबल्स में आता था कि ये जो ब्रोकन चेन्स है, ठीक? ये स्लेव्स को बांधे रखने में मदद करता था, तो और ब्रोकन होने का मतलब कि ये फ्रीडम को सिंबलाइज़ करता था, ठीक? और नेक्स्ट आप देख सकते हो ये जो रॉड्स हैं, ठीक? ये रॉड किसका सिंबल है? आप छोटे-छोटे इसमें कई रॉड्स देख सकते हो अगर आप ध्यान से देखो तो। ये था कि यूनिटी, कि अगर कई रॉड्स को कलेक्ट करते हो उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। आप कहानी सुने भी होंगे बचपन में, ठीक? तो ये यूनिटी का प्रतीक था कि जितने भी लोग हैं वो एक साथ हों तो कुछ भी किया जा सकता है, ठीक? यूनिटी के साथ हमने ये नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया, ठीक? ऊपर ये जो आई का जो सिंबल था, ठीक? ये आई और इसमें से सन रेज़ निकल रही हैं या लाइट निकल रही हैं, आप देख सकते हो। तो ये सिंबल था कि नॉलेज का, ठीक? कि नॉलेज आएगा इससे, ठीक? समाज में। दूसरा आप सिंबल देख सकते हो, ये जो लेडी के हाथ में आप देख सकते हो एक रॉड टाइप का, ठीक? ये सिंबल था रॉयल पावर का, ठीक? नेक्स्ट आप एक रिंग देख सकते हो जो स्नेक अपनी टेल को ईट कर रहा है, ठीक? खा रहा है। तो इसमें देख सकते हो कि इसकी रिंग का ना ही शुरुआत होता है ना ही एंड होता है। इसका मतलब ये था कि अब इस चीज़ का कभी एंड नहीं हो सकता, ठीक? ये जो चीज़ें बनी हैं इसका कोई एंड नहीं है, ठीक? नेक्स्ट आप देख सकते हो एक आपको कैप दिखेगा बीच में वहीं पे, ठीक? ये कैप सिंबल था, ये जब जो स्लेव थे वो जब आज़ाद होते थे तो ये कैप पहनते थे, ठीक? खुशी में और दिखाने के लिए कि आज़ादी मिल गई। दूसरा अब ये जो लेडी है ये रिप्रेजेंट कर रही है फ्रांस के नेशनल कलर्स का, ठीक? जो नेशनल कलर था ब्लू, वाइट, रेड,
ये लेडी रिप्रेजेंट कर रही है वो कलर। ठीक, नेक्स्ट ये जो दूसरी लेडी है ये लॉ का पर्सोनिफिकेशन है। ठीक, पर्सोनिफिकेशन मतलब कि किसी चीज़ को आदमी का रूप दे देना जो कि आदमी नहीं है। ठीक, तो ये लॉ का पर्सोनिफिकेशन थी। बाकी ये जो जिस पे लिखी हुई है हमारे जो डिक्लेरेशन ऑफ मैन और सिटीजन्स के जो राइट थे, वो जिस पे ये लिखा हुआ है, ये टेबल आप टैबलेट आप कह सकते हो। ठीक, तो ये क्या था, ये दर्शाता था कि ये लॉज हैं सबके लिए बराबर है। ठीक, चाहे वो कोई भी। ठीक, तो हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही ये लॉज उतने इम्पोर्टेंट है, फिर भी आप इनको देख लो। ठीक, वीडियो पॉज करके आप इनको देख सकते हो जो लॉज मिले थे, और ये काफ़ी रिलेट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से भी। ठीक, कई आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे कि कुछ लॉज लिख दीजिए, तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, अपने भाषा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप ये लिखें, ताकि एग्जामिनर इससे खुश होते हैं जब आप बुक से डायरेक्ट वर्ड आपको याद रहते हैं। ठीक, तो ये एग्जैक्ट वर्ड लिखे गए थे, हालांकि फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी, तो ये कुछ लॉज थे। ठीक, डिक्लेरेशन थी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, एंड आई नो दिस part is very short, but next part is going to be very interesting, बिकॉज वहाँ भी एक नया ट्विस्ट आपको देखने मिलेगा कहानी में। ठीक, इस पूरे डिक्लेरेशन में ये पार्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं था हिस्ट्री के हिसाब से भी, बस हम इसमें पढ़ रहे थे, हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या क्या था, क्या क्या दिखाता था। ठीक, आप इसमें इसके डेट्स भी याद रख सकते हो, हालांकि डेट्स याद रखने के लिए मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा। ठीक, so that is all for today. I hope you enjoyed this whole session. Okay, so that's all. Bye bye. Have a great day.